जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष की गौरव गाथा के भाग 8 में आपने देखा कैसे 3 महीने की कष्ट भरी पनडुब्बी यात्रा करके मई 1943 में नेताजी सुभाष जर्मनी से जापान पहुंचे थे। अब घड़ी की सुइयों को थोड़ा सा पीछे मोड़कर वर्ष 1941 में चलते हैं और बात करते हैं सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की, जिसे हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत ही की तरह बर्मा, सिंगापुर और मलेशिया भी अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा थे। मलेशिया को उन दिनों मलाया कहा जाता था। वर्ष 1941 में मलाया में ब्रिटिश, इंडियन और ऑस्ट्रेलियाई ट्रुप्स तैनात थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 9वीं और 11वीं डिवीजन वहां पर थी, लेकिन उनके पास ना तो टैंक थे और ना ही आर्मर्ड यूनिट्स। अंग्रेजों का कहना था कि मलाया के जंगलों और दलदल में टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स काम नहीं आएंगे, लेकिन जल्दी ही जापानी अंग्रेजों को गलत साबित करने वाले थे। सिंगापुर में अंग्रेजों का बड़ा नेवल बेस था। 8 दिसंबर 1941 को जापानी फौज थाईलैंड के सोनखला बंदरगाह पर उतरती है और दक्षिण में मलाया की ओर आगे बढ़ती है। उस जमाने में इसे सिंगोरा कहा जाता था। रास्ते में उन्हें किसी खास प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। 10 दिसंबर को जापान ने ब्रिटेन के युद्धपोत प्रिंस ऑफ वेल्स और रिपल्स को भी डुबो दिया और अंग्रेजों के हवाई जहाज वो तो जमीन पर खड़े खड़े ही बर्बाद कर दिए गए। अब ना आर्मी, ना नेवी और ना एयरफोर्स से जापानियों को कोई खतरा था। 4-5 दिन में ही जापानी फौज दक्षिण की ओर आगे बढ़ती हुई जिटरा, अलोर सतार होते हुए पेनांग तक पहुंच गई। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 114th पंजाब रेजिमेंट वर्ष 1941 के प्रारंभ से ही जिटरा में तैनात थी। 11 दिसंबर 1941 को जब जापानी टैंक धड़धड़ाते हुए आगे बढ़े तो कैप्टन मोहन सिंह और कैप्टन मोहम्मद अकरम खान को पीछे हटना पड़ा। अलोर सेतार में मोहन सिंह की भेंट ज्ञानी प्रीतम सिंह से हुई, जिन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बैंकॉक शाखा ने जापानी फौज और उसके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के मेजर फुजीवारा के साथ भेजा था, ताकि अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों का साथ छोड़कर भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। लंबे विचार विमर्श के बाद मोहन सिंह इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल होने और जापानियों की मदद के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने की थी, जो वर्ष 1915 में अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर भारत से जापान चले गए थे और एक जापानी लड़की तोशिको से शादी करके वहीं बस गए थे। कैप्टन मोहन सिंह जानते थे कि जापानी अपने युद्ध बंदियों के साथ बेहद क्रूर और अमानवीय व्यवहार करते थे। उनका साथ देकर वे हजारों भारतीय युद्ध बंदियों को मौत और असहनीय कष्टों से बचा सकते थे। इसके अलावा मलाया में बसने वाले आम भारतीयों को भी जापानी फौज के जुल्मों से बचाया जा सकता था। कुआलालंपुर के मुख्य कैंप में जनवरी 1942 में मोहन सिंह भारतीय युद्धबंदियों से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए बात करते हैं और बहुत सारे तैयार हो जाते हैं। मलाया में निरंतर आगे बढ़ती जापानी फौज कुआलालंपुर पर अधिकार करके मलाया के दक्षिणी छोर तक जा पहुंचती है और जोहोर स्ट्रेट से होती हुई 8 फरवरी 1942 को सिंगापुर में प्रवेश करती है। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में अंग्रेज बिना शर्त जापानियों के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। रॉयल एयरफोर्स के 60 नए हरिकेन फाइटर्स जो अभी अभी सिंगापुर आए थे और असेंबल भी नहीं हो पाए थे, जापानियों को तोहफे में मिल गए थे। इंडियन नेशनल आर्मी में मेजर जनरल रहे AC चटर्जी अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में लिखते हैं, अंग्रेजों ने सिंगापुर को दक्षिण से होने वाले आक्रमण से बचाने की तैयारी की थी, लेकिन उत्तर की ओर से होने वाले आक्रमण से बचाव की कोई पुख्ता योजना नहीं थी। भारतीय सैनिकों और अधिकारियों को फर्रेर पार्क में इकट्ठा किया गया।
उस घटना के चश्मदीद गवाह कैप्टन शाहनवाज खान, जो आगे चलकर आईएनए में पहले कर्नल और बाद में मेजर जनरल बनते हैं, अपनी पुस्तक माई मेमोरीज ऑफ आईएनए एंड इट्स नेताजी में लिखते हैं 17 फरवरी 1942 को दोपहर 2 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल हंट फर्रेर पार्क की बालकनी में आते हैं। उनके साथ मेजर फुजीवारा, कर्नल एनएस गिल, कैप्टन मोहन सिंह व कुछ दूसरे जापानी तथा भारतीय अधिकारी भी थे। कर्नल हंट ने कहा, आज से हम युद्धबंदी हैं। अब मैं ब्रिटेन की सरकार की ओर से आपको जापान की सरकार के हवाले करता हूं, जिनके आदेश आप उसी तरह मानेंगे जिस तरह हमारे आदेशों को मानते आए हैं। उसके बाद मेजर फुजीवारा ने कहा, मैं जापान की सरकार की ओर से आपको कमांड में लेता हूं और आपको जनरल ऑफिसर कमांडिंग कैप्टन मोहन सिंह के सुपुर्द करता हूं, जिनको आपके जीवन और मृत्यु पर पूरा अधिकार होगा। दोस्तों, यह साधारण घटना नहीं थी। जिन अंग्रेजों के साम्राज्य की रक्षा के लिए वे भारतीय अफसर और सैनिक अपने देश से इतनी दूर लड़ने आए थे, उन अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के साथ विश्वासघात किया था और जापानियों के बर्बर अत्याचार सहने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद मोहन सिंह ने कहा, जापानियों ने हमें पूर्ण मदद का वचन दिया है। अब हमारा यह दायित्व है कि हम संगठित हों और अपने 40 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ें। इसके लिए हम भारतीय सैनिकों और सुदूर पूर्व में बसे भारतीयों में से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करेंगे। दोस्तों, अधिकतर भारतीय युद्धबंदी इस घोषणा से खुश थे, लेकिन कुछ इसके विरुद्ध भी थे। जो लोग इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के समर्थन में थे, उनके पास इसके कई कारण थे। एक तो अंग्रेजों के प्रति घृणा थी, और घृणा के भी कई कारण थे। जैसे अंग्रेज सैनिकों की तुलना में इन्हें बहुत कम वेतन मिलता था, सुविधाएं भी कम थी, अंग्रेजों के क्लब्स में जाने की अनुमति नहीं थी। युद्ध के समय भारतीयों ने देख लिया था कि मौत सामने देखकर किस तरह अंग्रेज पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए थे, और अब तो उन्होंने भारतीयों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। इसके अलावा और भी कई कारण थे, जैसे जापानियों के हाथों युद्धबंदी होने पर बेहद बर्बर और अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ती, जबकि इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने पर जापानियों द्वारा मित्रता का भरोसा दिया गया था। इसके अलावा देश को आजाद करवाने का भाव तो बहुत महत्वपूर्ण था ही। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह गिल, जो सबसे वरिष्ठ भारतीय अधिकारी थे, वे भी शुरुआती झिझक के बाद आईएनए में शामिल हो गए थे। लेकिन वहीं ऐसे भारतीय सैनिक भी बहुत थे जिन्हें अंग्रेज सम्राट के प्रति वफादारी की कसम तोड़कर जापानियों का साथ देना गद्दारी लग रहा था। मार्च 1942 में टोक्यो में कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके बारे में बात करते हुए कर्नल निरंजन सिंह गिल अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ आईएनए के पृष्ठ 30 पर लिखते हैं, यह तय हुआ कि भारतीय सैनिक और असैनिक प्रतिनिधि भारत की आजादी के आंदोलन की रूपरेखा सुनिश्चित करने जापानी हाई कमांड और वहां बसे सुविख्यात क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप और रास बिहारी बोस से मिलने टोक्यो जाएंगे। टोक्यो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह गिल, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहम्मद अकरम खान और मलाया से आए थे केपी के मेनन, एन राघवन, एससी गोहो और एनके अय्यर। इनके अलावा बैंकॉक से आए थे स्वामी सत्यानंदपुरी और ज्ञानी प्रीतम सिंह। जिस विमान में ज्ञानी प्रीतम सिंह, स्वामी सत्यानंदपुरी, एनके अय्यर और कैप्टन मोहम्मद अकरम खान सवार थे, वो क्रैश हो गया था और ये चारों लोग मारे गए थे। आईएनए के संघर्ष में यह पहला बलिदान था। दोस्तों, टोक्यो कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हुए कर्नल निरंजन सिंह गिल अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ आईएनए के पृष्ठ 30 पर लिखते हैं, सिंगापुर से चलने से पहले हमें बताया गया था कि सुदूर पूर्व में सभी भारतीयों की गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष हैं राजा महेंद्र प्रताप, उपाध्यक्ष रास बिहारी बोस और सचिव हैं आनंद मोहन सहाय।
लेकिन टोक्यो पहुंचने पर पता चला कि राजा महेंद्र प्रताप की जगह रास बिहारी बोस अध्यक्ष बना दिए गए। जब जापानियों की इच्छा के विरुद्ध हम राजा महेंद्र प्रताप से मिले तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जापानियों से साफ साफ कह दिया था कि वे आंख मूंदकर जापानियों की इच्छाओं का पालन नहीं कर सकते और उन्होंने जापानियों से भारत की स्वतंत्रता के लिए निश्चित आश्वासन भी चाहिए। इसके बाद जापानियों ने उन्हें न केवल इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष पद से हटा दिया था बल्कि घर में नजरबंद भी कर दिया था। हालांकि रास बिहारी बोस विख्यात क्रांतिकारी थे, लेकिन अब वे लंबे समय से जापान में रह रहे थे। उनकी पत्नी जापानी थी और उनका बेटा जापानी सेना में अफसर था, इसलिए वे जापानियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वीकार्य थे। दोस्तों, कर्नल निरंजन सिंह गिल की बातों से पता चलता है कि जापानी भारतीयों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। जिन कैंप्स में भारतीय युद्धबंदी रह रहे थे उनकी हालत बेहद खराब थी। मेजर जनरल AC चटर्जी अपनी पुस्तक इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में लिखते हैं, निसून कैंप की क्षमता केवल 4000 व्यक्तियों की थी, जबकि वहां लगभग 20,000 सैनिक रह रहे थे। ना स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था थी और शौचालय भी बेहद कम थे। वहां बहुत मक्खियां पैदा हो गई थी और पेचिश की बीमारी फैल गई थी। आत्मसमर्पण करते समय अंग्रेज अधिकतर दवाइयां भी अपने साथ ले गए थे, जिससे दवाओं की भारी कमी थी। भोजन भी पर्याप्त नहीं था। नतीजा यह हुआ कि अगले 2-3 महीने में 600 लोग मर गए थे। दोस्तों, जून 1942 में बैंकॉक में एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया से 150 से अधिक भारतीय डेलीगेट्स भाग लेते हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर जापानियों के चुने हुए थे, तो भी इस कॉन्फ्रेंस में कई बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। सिंगापुर में जिन सैनिकों ने जापानियों के आगे आत्मसमर्पण किया था, उनमें 45,000 भारतीय थे। इनमें से अधिकतर मोहन सिंह के नेतृत्व में INA में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। मोहन सिंह को मेजर जनरल का रैंक दिया गया था। निरंजन सिंह गिल फुल कर्नल रैंक के साथ सेकंड इन कमांड और चीफ एडवाइजर बने थे। 1 सितंबर 1942 को औपचारिक रूप से INA की स्थापना हुई। फर्स्ट डिवीजन का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल MZ कियानी, मोहम्मद जमा कियानी। इस डिवीजन में 3 गुरिल्ला रेजिमेंट थी। हर रेजिमेंट में 3 बटालियन और हर बटालियन में 3 कंपनी। इनके अलावा इस डिवीजन में एक रेजिमेंट फील्ड फोर्स की भी थी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल JK भोंसले के हाथों में थी। इसे फर्स्ट हिंद फील्ड फोर्स का नाम दिया गया था और इसमें 4 बटालियन थी। इनके अलावा फर्स्ट डिवीजन में एक आर्मर्ड व्हीकल बटालियन भी थी। स्पेशल सर्विस ग्रुप बना, जिसे बहादुर का नाम दिया गया। इंटेलिजेंस ग्रुप और रीइंफोर्समेंट ग्रुप भी बने थे। एक बेस हॉस्पिटल, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, वो भी शुरू हुए। INA में सैलरी की यदि बात करें तो सैलरी या पॉकेट मनी के नाम पे सिपाही को $9, हवलदार को 20, कैप्टन को 100, लेफ्टिनेंट कर्नल को 170 और जनरल को $300 महीना मिलते थे। बड़ी तेजी से सारा काम हो रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि जिसने दिन रात मेहनत करके इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, उसने ही इसे भंग कर दिया। क्या कारण थे? क्यों ऐसा किया? यह जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी ही फिर भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।